हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। टॉपिक के साथ इसको कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब, वो इसी में इंक्लूडेड है, तो हम आज उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले इकोसिस्टम के बारे में। Ecosystem is a structure and functional unit of ecology where the living organisms interact with each other and the surrounding environment। तो इकोलॉजी क्या है ना, ये एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो इकोसिस्टम क्या है, इट्स अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। जैसे हम लोग हैं, हम जैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किस में आता है, इकोलॉजी में आता है। तो अगर हम बात करें कि ये टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी, तो ये दी थी ए.जी. टैंसले ने। तो अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी के जो फादर थे वो, उनका नाम है ऑडम। तो अगर हम बात करें कि उनके इंडियन फादर कौन थे इकोलॉजी के, तो उनका नाम है रामदेव। तो ये वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये रामदेव मिश्रा है। तो इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो इकोसिस्टम थी वो ए.जी. टैंसले ने दिया था टर्म, और इकोलॉजी के जो फादर है वो है ऑडम, और इंडियन जो फादर है वो है रामदेव मिश्रा। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में आ जाते हैं हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विच इंक्लूडेड प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं लॉन्ग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग में आगे जैसे सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, पीएच, ये सब आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। अब हम इनको वन बाय वन करके इलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे। तो इस फ्लो चार्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें टू टाइप्स है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स है, एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में आगे लिविंग एंड एबायोटिक में आगे नॉन लिविंग। अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, देन हम करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में। मतलब जितने भी इन्वायरमेंट में आपको लिविंग चीज़ें दिख रही हैं वो सब आ जाती हैं बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट जो फर्दर डिवाइडेड हुआ है वो किस में हुआ है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। मतलब प्रोड्यूसर नाम से ही लगता है कि प्रोड्यूस मतलब कुछ प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कुछ कंज्यूम करने वाला, एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कुछ डिकम्पोज करने वाला। इनके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है हमें कि ये इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर्स को अदर नेम क्या है, ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रेफर टू एज प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ प्रोड्यूसर्स किसको बोला जाता है, प्लांट्स को बोला जाता है, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसमें वो किसका यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऑल्सो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, एक तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरे कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जो एनर्जी होती है ये सन से लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स में। लाइक फोटोट्रॉप्स में आगे प्लांट्स, तो प्लांट्स किसका यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। सेकंड जो टाइप है वो है कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो कीमो क्या हुआ, केमिकल्स। तो ये क्या होते हैं, जो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, ये केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, लाइक नाइट्रोबैक्टर और सल्फर बैक्टीरिया। इसकी एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। जो कीमो ऑटोट्रॉप्स है ये केमिकल्स का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को बोलेंगे हम कीमोसिंथेसिस। तो इसमें एग्जांपल आपने याद रखनी है, नाइट्रोबैक्टर एंड सल्फर बैक्टीरिया। तो फोटोट्रॉप्स में आगे हमारे प्लांट्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स में आगे नाइट्रोबैक्टर एंड सल्फर बैक्टीरिया। तो सेकंड हम टाइप पढ़ने वाले कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईट द फूड दैट द प्रोड्यूसर्स हैव प्रिपेयर्ड। कंज्यूमर्स में कौन आगे, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, उनको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का अदर नेम क्या है, हेटेरोट्रॉप्स।
ये फर्दर डिवाइडेड हुए इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। अब हम इनमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, तो जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, लाइक जो प्लांट्स खाते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे एग्जांपल में हमारे आगे काऊ, गोट, डियर, शीप, तो ये सिर्फ डायरेक्ट प्लांट्स पे डिपेंड है, मतलब ये कुछ भी और नहीं खाएंगे, ये डायरेक्ट प्लांट्स को ही कंज्यूम करेंगे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इनको हम बोलेंगे कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स में। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमने काऊ, गोट, डियर की एग्जांपल ली, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, ये इन लोगों को खाते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स का इनटेक करते हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आगे हमारे फॉक्सेस आ गए, डॉग्स आ गए, कैट्स आ गए, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स की एग्जांपल है। थर्ड हम पढ़ेंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हैं, जो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स ओनली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी पे डिपेंड होते हैं, और टर्शियरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में डिपेंड होते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल आ गई हमारी वुल्फ आ गई, जो किसको खाएगी, फॉक्स को खाएगी, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर की एग्जांपल है। अब इसके ऊपर भी एक और कंज्यूमर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। जैसे लायन आ गया, इसमें हमारे लायन आ गए, टाइगर्स आ गए, वल्चर्स आ गए और अदर प्रीडेटर्स। तो अभी हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजर्स के बारे में। डिकम्पोजर्स का अदर नेम क्या है, सेप्टोट्रॉप्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं ना, जितने भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे प्लांट, डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये इन पे फीड करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं। तो इनका बेसिक जो तरीका होता है ये कि कैसे ये करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया हो गए, तो ये क्या करेंगे, जो भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं तो उन पे क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो उसको नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना जो एनर्जी है वो ले लेते हैं। Saprophytes are an important part of ecosystem because they recycle nutrients that can be utilized by producers who are planted to generate their own energy। तो saprophytes जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वो डिकम्पोज ही नहीं करेंगे तो प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से लेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट्स है तो वो saprophytes हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा बायोटिक कंपोनेंट हमने जितना भी पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आ गया, हमारे कंपोनेंट्स में जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं, विच इंक्लूड्स डेड ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्लूड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, और इनऑर्गेनिक आ गया जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर एट्सेट्रा, ये आ गए इनऑर्गेनिक मैटर में। अब मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी कि एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे कौन से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एनर्जी। तो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। होता है ना, जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो 400 to 700 नैनोमीटर चाहिए होती है। जो विजिबल रेंज होती है ना 400 to 700, तो वो प्लांट्स को चाहिए होती है, उसमें जो वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा मटेरियल्स जैसे क्या हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, जो कि डिकम्पोज होने के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो थर्ड वाला आ गया हमारा इडाफिक फैक्टर। इट इंक्लूड्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल लाइक सॉइल प्रोफाइल, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, सॉइल मॉइस्चर, एयर एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो इडाफिक फैक्टर में हम सॉइल के बारे में, सॉइल की जानकारी लेते हैं। इसमें हम सॉइल चेक करते हैं कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, और उसकी पोरोसिटी को चेक करते हैं। फोर्थ वाला है हमारा वाटर। एज यू नो वाटर इज universal solvent and it is essential for all living organism to perform their biochemical reactions। फिफ्थ वन है हमारा टेम्परेचर। डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। लाइक कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थर्मोफाइल होते हैं,
थर्मोफाइल मतलब कि वो हॉट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, उनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अबव 60 to 70 डिग्री से अबव। मीजोफाइल्स होते हैं जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में आगे जैसे रेन, लाइट, विंड एट्सेट्रा, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एबायोटिक कंपोनेंट द बायोटिक ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये किस पे डिपेंड है? एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड है। अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स इधर उधर हो गए तो एबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया, उसके बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जिसमें हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स के बारे में डिस्कस किया। देन हमने एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे कि इकोसिस्टम की दो अदर टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द स्पेस, वो कौन कौन से इकोसिस्टम में डिवाइडेड है। एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, एक्वेटिक सिस्टम मीन्स जो वाटर में रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रह रहे हैं। अभी हम यहाँ फ्लो चार्ट से डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं एक्वेटिक सिस्टम में। एक्वेटिक सिस्टम मतलब जो पानी में रह रहे हैं। अब पानी में भी दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक जो मैरीन में रहेंगे, जो सॉल्टी वाटर में रहेंगे जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, और एक जो फ्रेश वाटर में रहेंगे। तो फ्रेश वाटर में फर्दर टाइप्स होंगी, जैसे रिवर में कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ लेक में होंगे एंड कुछ वेटलैंड्स में होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि एक्वेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेटिक सिस्टम की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं तो एन इकोसिस्टम विच इज़ लोकेटेड इन अ बॉडी ऑफ वाटर इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वो जो इकोसिस्टम जो पानी में होगा उसको हम बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये फर्दर मैरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से मैंने आपको अब बताया। तो सबसे पहले हम मैरीन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैरीन इकोसिस्टम होता है, ये इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द इकोसिस्टम। और ये कहाँ ओशंस में आपको दिखाई देता है। मैरीन जो इकोसिस्टम में, ओशन में क्या होता है, सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं तो उनको हम मैरीन इकोसिस्टम के अंडर क्लासीफाई करते हैं। जो मैरीन इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अगर आप उनको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो वो चीज़ें सर्वाइव वहाँ नहीं कर पाती हैं। तो सो मैरीन इकोसिस्टम हैज़ अ यूनिक फ्लोरा एंड फौना, सपोर्ट्स अ vast kingdom of species. These ecosystems are essential for the overall health of both marine and terrestrial environments. Coral reefs provide food and shelter to the highest number of marine inhabitants of the world. Marine ecosystem has a large biodiversity. जो कुछ भी marine जैसे habitats होते हैं, जैसे small fishes हो गई और भी जितने सारे organisms होते हैं, उनको एक shelter like provide करते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। तो फ्रेश वाटर में आगे हम आपके लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पोंड्स एट्सेट्रा, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स इनमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं और एल्गी होते हैं, ये वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस और उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि हम लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रहते हैं वहाँ के इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे आ गया आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज दिखेंगे और वहाँ पे जो एनिमल्स दिखेंगे वो आपको डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। और डेजर्ट इकोसिस्टम में आपको और डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि डेजर्ट जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा रेप्टाइल्स दिखेंगे, एनिमल्स। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो डेजर्ट में आपको रेप्टाइल्स वगैरह दिखेंगे। हॉट डेजर्ट की बात कर रही हूँ। अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करूँ तो कोल्ड डेजर्ट में जैसे वहाँ पे जैसे पोलर बियर्स होते हैं, तो ये आपको वहाँ एनिमल्स दिखेंगे, मतलब उनका। और अगर हम माउंटेन इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे आपको डियर वगैरह दिख जाएंगे, वाइल्ड गोट्स वगैरह दिख जाएंगी। एंड ग्रासलैंड्स में आपको डियर, इनके एनिमल्स और फ्लोरा एंड फाना है, वो हर एक इकोसिस्टम में डिफरेंट होता है। ये क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है और लाइट की इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है। इसके बेसिस पे जो वहाँ पे फ्लोरा एंड फाना है, जो भी एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट होते हैं। अब जो हॉट क्लाइमेट में एनिमल्स रहते हैं वो कोल्ड में नहीं रह सकते, और
ऐसे वाइस वर्सा। तो इसीलिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इकोसिस्टम एंड उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब इसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन क्या है? A food chain is a series of organisms in which transfer of energy take place in the form of food from one organism to another organism. फूड चेन क्या है? ये एनर्जी का ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। लाइक मैंने प्लांट्स को खाया, ठीक है, तो मेरे में कितनी एनर्जी आई, प्लांट्स की कितनी एनर्जी मुझ में ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे प्लांट्स है, उसको डियर ने खाया तो डियर में कितनी एनर्जी आई, फिर डियर को लाइन ने खाया तो लाइन में कितनी एनर्जी आई। तो उस सिक्वेंशियल जो ऑर्डर होता है उसी को हम बोलते हैं फूड चेन। इट डिस्क्राइब्स विच ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम कंज्यूम्स अदर ऑर्गेनिज्म। In a food chain, nutrients and energy are passed from one creature to the next in a sequential order. जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाएगा? डियर खाएगा, और डियर को कौन खाएगा? लाइन खाएगा। तो ये किस बेस पे चल रहा है? कितना न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ है इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो उसी को हम बोलते हैं फूड चेन। तो अगर मैं बात करूं कि जो फूड चेन है वो स्टार्ट कहाँ होती है और एंड कहाँ होती है, तो फूड चेन को स्टार्ट करने वाला कौन है? प्रोड्यूसर, प्लांट्स, और डिकम्पोजर्स कौन आ गया जिसमें? फंजाई और बैक्टीरिया, जो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। तो फूड चेन में डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। लाइक प्रोड्यूसर्स को कौन से कंज्यूमर्स खा रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ऐसे ही जो सिक्वेंशियल ऑर्डर्स होता है इनको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल्स इन द फूड चेन एंड ईच लेवल इज रेफर टू एज ट्रॉपिक levels. In simple words, tropic level is described as the position of an organism along the food chain. उस organisms की food chain में कौन सी position है उसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। मतलब लाइक अब डायरेक्ट प्लांट को लाइन तो खाएगा नहीं ना, तो लाइन किसको खाएगा? डियर को खाएगा। तो लाइन का कौन सा आ गया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ गया। डियर खाएगा प्लांट को, देन लाइन खाएगा डियर को, तो डियर आ गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, लाइन आ गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यहाँ क्या दिखाया है? यहाँ पे प्लांट्स, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल रैट, ठीक है, रैट खा रहा है प्लांट को। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में बताया जैसे यहाँ पे स्नेक ने खाया रैट को। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में वल्चर, ठीक है, वल्चर किसको खाएगा? स्नेक को। वल्चर की या स्नेक की जो भी पोजीशन है फूड चेन में, तो उसी को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। लाइक वल्चर की आगे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, स्नेक का आगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंपोनेंट कौन सा है इकोसिस्टम में, तो आपको पता ही है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा? प्रोड्यूसर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रॉपिक लेवल है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोड्यूसर से, और एंड कहाँ पे होता है? ये डिकम्पोजर्स पे जाके खत्म होगा। अगर हम मेन एलिमेंट्स की बात करें फूड चेन में, तो फूड चेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो अगर मैं बात करूं कि जो प्रोड्यूसर्स है वो सन की एनर्जी को कितना कंज्यूम करते हैं, तो वो ओनली 1% जो सोलर एनर्जी है वो उसको कंज्यूम करते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी वेवलेंथ में करते हैं? 400 to 700 नैनोमीटर जो विजिबल रेंज होती है वो प्लांट्स इनटेक करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टू कंज्यूमर्स जो एनर्जी जाती है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। When primary consumers feed on the producers, they receive only 10% of the energy retained in the organic matter produced by the producers. जैसे मैंने आपको बताया कि ओनली 10% एनर्जी जो है वो आगे फर्दर ट्रॉपिक लेवल में जाती है। At each successive tropic level, only 10% of the energy retained at the lower tropic level is transferred to the next higher tropic level in a food chain. तो फूड चेन में हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये चीज़ आपको याद रखना क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको ये समझ आ रहा है अच्छे से टॉपिक, तो प्लीज़ बिगनर क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कि आपको समझ आई है, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक है ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकेंड वन इज डिट्राइटस
फूड चेन। इसको हम 2 टाइप्स में पढ़ने वाले हैं, एक ग्रेजिंग, दूसरा डिट्राइटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग में जैसे एग्जाम्पल आ गया प्लांट्स का, तो प्लांट्स में जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ली है, प्लांट को कौन खाएगा? डियर, डियर को कौन खाएगा? फॉक्स, फॉक्स को कौन खाएगा? टाइगर। तो प्लांट्स में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसके 10% कौन खाएगा? 10% किस में गई है? डियर में। अब डियर में जितनी एनर्जी गई है उसके 10% कहाँ गई है? फॉक्स में गई है। और फॉक्स में जितनी भी एनर्जी पहुँची है वो गई है टाइगर में। अगर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि प्लांट में पे 10% एनर्जी पहुँची है। और डिट्राइटस, अगर फूड चेन की बात करूँ तो डिट्राइटस जो ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं, लाइक ये ऑर्गेनिक मैटर एक पड़ा हुआ है, जैसे डेड एक एनिमल पड़ा है, तो इस पे बैक्टीरिया एंड फंजाई अटैक करेंगे, ठीक है, वो इसको खाएंगे। देन बैक्टीरिया और फंजाई को अर्थवर्म्स खाएंगे जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एंड अर्थवर्म्स को आपने देखा होगा, स्पैरो, जितने भी बर्ड्स होते हैं ये खा रहे होते हैं। तो ये आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड ये आ गया टर्शरी कंज्यूमर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, तो उसी को बोला जाता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये जो लॉ था ये किसने दिया था? डिमन इन 1942 में। तो ये आपको याद रखना है। 10% लॉ था कि जो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल एज वी गो अप टू द ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। इसमें हम एक एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे अगर एग्जाम में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं कि जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर कितनी जनरेट कर रहा है? 20,000 किलो जूल, ठीक है। जो प्रोड्यूसर प्लांट्स वो इतनी एनर्जी को क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है, मतलब इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमने ये बताना है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स तक कितनी पहुंचेगी, सेकेंडरी तक कितनी पहुंचेगी, एंड देन टर्शरी पे कितनी पहुंचेगी। हमने यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर लिया है वो हमने लिया है रैट। तो हमने कैसे सॉल्व करना है? 10% जाएगी एनर्जी, तो 10% का अगर हम को अगर हम सॉल्व करें तो 10/100 इंटू टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट? 20,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2000, ठीक है, 2000 किलो जूल। तो प्राइमरी कंज्यूमर पे 2000 पहुंची, देन हम सेकेंडरी कंज्यूमर पे निकालेंगे। तो याद रखना, सेकेंडरी कंज्यूमर में हमने 20,000 नहीं लेनी है, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहाँ से ले रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर में। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2000 डालेंगे, ठीक है, 10% ऑफ 2000। और टर्शरी कंज्यूमर्स का कहाँ डालेंगे? टर्शरी कंज्यूमर्स का कैसे निकालना है? जितना भी सेकेंडरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूस किया उसके बेसिस पे निकालना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे एक एग्जांपल दी जाती है, जैसे आपको दिया गया है कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 40 किलो जूल, ठीक है, 40 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको बताना है कि जो टर्शरी लेवल है उस पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है, टर्शरी लेवल पे। आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है टर्शरी लेवल पे, कैसे? क्योंकि ये तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपको कैसे? सिक्वेंशियल वाइज निकालना है। सबसे पहले आप प्राइमरी की निकालोगे, सेकेंडरी की निकालोगे, देन आप टर्शरी की निकालोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। आपको सिक्वेंशियल वाइज चलना है। सबसे पहले आप प्राइमरी की निकालोगे, देन सेकेंडरी की, एंड देन टर्शरी की। तो फ्रेंड्स, फूड चेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। तो फूड वेब क्या होता है? ये एक इंटरलिंक नेटवर्क है फूड चेन का। लाइक इट्स अ वेब लाइक नेटवर्क। जैसे मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, वैसे ही जो इकोसिस्टम होता है जो है ये फूड चेन को लेके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कितने डिफरेंट टाइप का एनिमल्स खा रहे हैं। अब उन एनिमल्स को भी खाने वाले कितने लोग हैं, ये तो एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। अब जैसे रैबिट को स्नेक भी खा रहा है, तो फिर स्नेक को आगे फर्दर वल्चर खा रहा है, और रैबिट को लाइन भी खा रहा है। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। अब आपको फूड चेन के बारे में पता चल गया होगा, फूड वेब के बारे में पता चल गया। और अब हम पढ़ेंगे पैरामिड्स के बारे में। पैरामिड्स आपने नाम तो सुना ही होगा। जैसे पैरामिड्स एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर को हम पैरामिड्स बोलते हैं। तो पैरामिड 2 टाइप्स के होते हैं, अपराइट पैरामिड एंड इन्वर्टेड पैरामिड। लाइक एनर्जी का पैरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। अपराइट मतलब इस शेप में होगा, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोलेंगे? अपराइट।
इसको हम क्यों अपराइट बोलेंगे एनर्जी, क्योंकि ये देखो प्रोड्यूसर्स यहाँ आगे, इधर आगे कंज्यूमर्स 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। जैसे मैंने आपको बताया कि ओनली 10% जो एनर्जी होती है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचती है, तो इसलिए जो एनर्जी क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसीलिए हम जो एनर्जी का पैरामिड होता है ये ऑलवेज अपराइट होता है, ये कभी भी डाउनवर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बायोमास और नंबर्स की बात करें तो ये जो पैरामिड्स होते हैं ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास अगर हम मैरीन वाटर का ले लेते हैं, ठीक है, बायोमास, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएंगी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे। उन पे कौन फीड करेगा, स्मॉल फिशेस फीड करेंगी, फिर स्मॉल फिशेस पे थोड़ी बड़ी फिशेस फीड करेंगे, और सबसे टॉप पे आ जाएगी वेल्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो वेल्स का बायोमास क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए जो बायोमास और नंबर्स का जो पैरामिड होता है ये इन्वर्टेड हो सकता है। लेकिन आपको याद रखना है एनर्जी का जो पैरामिड होता है ये ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा ही अपराइट होगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखो कैन बी लिखा होगा, द पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी इन्वर्टेड, मतलब ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपराइट और इन्वर्टेड में आपको समझ आ गया। इसमें बस आपको याद रखना कि जो एनर्जी का पैरामिड होगा ये ऑलवेज अपराइट होगा, लेकिन जो बायोमास एंड नंबर्स का जो पैरामिड होगा ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है आज की क्लास तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता के जाना। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।